जय हिंद बच्चों। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2022-23 में आने वाले हैं। बच्चों, अगर आप इस पेपर मॉडल को, यानी कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एकदम सेम बोर्ड के पेपर के मॉडल के जैसा दिया गया है। अगर आप जितना हम दिए हैं इसमें अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो ये मान लेना कि 80 से 85% डन हो जाएगा। 80 से 85% आपका डन हो जाएगा। इसके अलावा आगे कुछ पढ़ना नहीं है। 80 से 85% डन, ठीक है। देखिए, ये आपका देखो एकदम बोर्ड के पेपर के जैसा आपको दिया गया है। इसमें 3 ठो खंड दे दिए गए हैं, खंड क, खंड ख, खंड ग दे दिए गए हैं, ठीक है। खंड क में जिस प्रकार बहुविकल्पी अति लघु लघु दिया जाता है, चाहे खंड क हो, चाहे खंड ग हो, चाहे खंड ख हो, चाहे जो भी हो, उसमें पूरा जो भी जैसे दिया होता है बोर्ड के पेपर में सेम वैसे हम आपको दे देते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पूरी क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हैं तो ये मान लेना कि बोर्ड में आपको 80 से 85% आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी 100% गारंटी है। ये मेरी 100% क्या है, गारंटी है। कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसमें क नंबर पे दिया गया है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कह रहा है 0 सेंटीमीटर, अनंत 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। ये आपको मालूम है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता ही है, बहुत ज़्यादा पूछता है ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, ओम, मीटर और वोल्ट मीटर, ओम। तो आपको मालूम है क्या होगा, ओम मीटर। देखिए यहाँ पर हम पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम आपको पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बताते जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला नंबर है, अगला क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या याद करिएगा। दर्पण की क्या याद करना है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, यानी कि होगी। कह रहा है 3.6 गुणे 10 घाते 3, 3.6 गुणे 10 घाते 4, 3.6 गुणे 10 घाते 5। अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 3.6 गुणे 10 घाते 6। देखिए इसमें विकल्प संख्या आपका यही सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जितना हम आपको दे रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर पढ़ना ही नहीं है, याद करना। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 80 से 85% ये मेरी गारंटी है। 80 से 85% आपका डन है तो डन है, कहीं से भी बाहर पूछ नहीं सकता है, ठीक है। ये याद करिएगा। आइए ये देखिए, आपका बोर्ड के पेपर में खंड क में 4 ठो बहुविकल्पी देता है, 4 के चारों हम आपको दे दिए हैं, ठीक है। 4 के चारों हमने आपको दे दिया, ठीक है। अगला नंबर देखो आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में आते हैं 3 क्वेश्चन देता है बोर्ड में, तो हम 3 के तीनों समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, समझाइए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, इसको बहुत ज़रूरी पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। देखिए, और अथवा विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा। वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे, चाहे ऐसे पूछ सकता है विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा दीजिएगा, या पूछ सकता है 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 दशमलव कितना है, 5 है। जिसका वायु के साथ अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है आपके लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला नंबर कह रहा है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण होते हैं, समझाइए। देखिए ये बोर्ड में आपको 4 क्वेश्चन देगा जिसमें से 2 करना होता है, यानी कि जो पहला देगा उसमें अथवा करके देगा, यानी कि 2 में से किसी एक को करना रहेगा। अगला जो नंबर खाएगा उसमें भी ऐसे ही देगा, सेम, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें से आपको 2 करना है, ठीक है। देखिए ये आपको क्वेश्चन क्या कहा था कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण तथा निवारण को समझिए। ऐसे भी पूछता है, ठीक है। इस दोष का कारण क्या है, समझाइए। ये आ रहा है आपको लिखेंगे। और एक बात याद करिएगा, ये जो दूरदृष्टि दोष लिखा है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये आप याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड में एक तो जरूर पूछेगा, आपको पक्का पूछेगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको पढ़ना बहुत जरूरी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए अथवा करके अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा क्या कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब का लंबाई आधा है,
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इस पूरे वीडियो का तो आप कमेंट बॉक्स में करिए सर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा इसके नियमों का उल्लेख कीजिएगा। ये भी आपको देगा 4 नंबर में देगा। कितने नंबर में देगा? 4 नंबर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अगला क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं। देखिए नीचे दिया गया है, कह रहा है नीचे चित्र दिए कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करिएगा। क्या ज्ञात करना है? परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करिएगा। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो अब इसको सोल्यूशन के लिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, कि सर ये नहीं आ रहा मुझे सोल्यूशन, जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको हर वीडियो के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हर सब्जेक्ट का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाके हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ढूंढने में, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए ये जो आता है 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। देखिए कह रहा है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, सचित वर्णन करिए। यानी कि जो विद्युत मोटर आप जानते हैं, ऑलरेडी मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जो पढ़े वो जानते हैं विद्युत मोटर क्या है, उसका सचित वर्णन, चित्र कैसे बनाना है, मैं चित्र बनाने का एकदम आसान तरीका भी बता दिया हूं। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या है और एक इस पर काम करता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अथवा स्नेल के नियम को समझाइए तथा इसके आधार पर 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 सिद्ध कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। ये मैंने बताया था स्नेल के नियम में, जहाँ पर एक माध्यम से प्रकाश किरण आती थी, दूसरे माध्यम में जाकर वो अपवर्तित हो जाती थी, वहाँ पे हम बताए थे। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये तो फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। आपको मालूम होना चाहिए, देखिए आपको मालूम होना चाहिए, आपको देखो जो फिजिक्स है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो आपका फिजिक्स है ये आपके बोर्ड के पेपर में 25 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का आएगा। और जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ये आपका आएगा टोटली 20 नंबर का आएगा। ठीक है, और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी, ठीक है, ये बायोलॉजी भी आपका कितने नंबर का आएगा? टोटली 25 नंबर का आएगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आएंगे 4, ठीक है, और केमिस्ट्री में आएगा 3 और बायोलॉजी में भी आएगा कितना? 4। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये याद कर लीजिएगा। फिजिक्स में कितने मार्क्स है और फिजिक्स में कितने नंबर से आएगा क्वेश्चन? 25 नंबर से। केमिस्ट्री में 20 नंबर से, बायोलॉजी में 20 नंबर से आएंगे। ठीक है, और बहुविकल्पी फिजिक्स में 4 होगा, केमिस्ट्री में 3 होगा और बायोलॉजी में कितना होगा? 4। 4 कितना हो गया? 8, और 8 3 11। और ये याद करना कि दोनों में तीनों में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों में 7-7 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर सोच लो कि कितना 11 नंबर आप यही तैयारी कर लेते हो, और कितना 21 हो, 7 21 होगा ना, 21 और 11 कितना हो जाएगा आप लोगों का? सोचिए आप 32 नंबर ऑटोमेटिकली ऐसे तैयारी कर सकते हैं, और 30 नंबर आपको ऑलरेडी क्या होगा? प्रैक्टिकल मिल जाएगा। यानी कि 62% आपका अभी ऐसे ही बन पा रहा है। ठीक है, लेकिन बस ये याद करना, लेकिन वो 62% नहीं, हमको या मैंने बताया कि मैं जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 80 से 85% आप क्या हो जाएंगे? डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खंड ख में। ध्यान दीजिएगा, खंड जो ख है आपका, खंड ख में क्या कह रहा है? खंड ख में इसमें भी बहुविकल्पी होगा। ठीक है, इसमें 3 बहुविकल्पी होंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल यानी कि कमजोर अम्ल कौन है? कह रहा है HCl, HCN, HNO3, H2SO4। तो आपको मालूम है, मैं कितनी बार, बहुत बार बता चुका हूँ, HCN होता है। क्या होता है? HCN होता है। ठीक है, आज ये अगला देखते हैं। अगला लिखा गया है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है COACL2, CaCl2, CaCO3, CaCl3। ठीक है, आपको मालूम है ये हो जाता है आपका। ठीक है, कौन सा? CaOCl2, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। कह रहा है 0 होता है, और 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है। देखिए क्या कह रहा है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान। देखिए pH मान पूछ रहे, लेकिन किसका? कह रहा है H2SO4। अब मुझे मालूम होना चाहिए कि जो H2SO4 है अम्लीय है कि क्षारीय है। देखिए आपको मालूम है, आपको पहचान बताया गया था, अगर आपको किसी भी रिएक्शन यानी कि क्रिया में अगर आपको आपको बताया गया था, जब H मिलेगा तो वो होता है अम्लीय, और OH मिलता है तो वो क्या हो जाता है? वो क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय। तो यहाँ पर क्या मिला? H, इसलिए अम्लीय होगा। जो अम्लीय होगा तो बस 7 से कम होगा, 7 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधुनिक, क्या कह रहा है,
आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए या नियम क्या है, ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बहुत बार। और ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खंडख्वा में निस्तापन तथा भर्जन। देखिए निस्तापन तथा भर्जन में अंतर, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। निस्तापन भर्जन तथा अयस्क और क्या बोलते हैं कि खनिज जो होता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगला, देखो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है पीएच मान की परिभाषा दीजिएगा, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पीएच मान स्केल के इसका न्यूमेरिकल भी आता है, देखिए इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, इसी चैनल पर आपको हम क्या किए हैं, अपलोड कर दिए हैं। उसमें जाएंगे, उसमें जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता से, यानी कि जो मतलब इसका पीएच मान का जो हाइड्रोजन आयन से क्या सांद्रता मतलब संबंध है, ये आपको दिया गया है। और वहाँ पर 2-3 तो न्यूमेरिकल भी बता दिया गया है। अगर याद करना, वो वीडियो को आप देख सकते हैं, वो जितने मिनट का वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट का या 10-15 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप उसको 10 मिनट 15 मिनट टाइम देकर अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, याद करना कि कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि फिजिक्स और पीएच मान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप लगा सकते हैं एकदम आसानी से, बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है निम्न यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखना है। देखिए पहला दिया गया है CH3 CH2 OH और बॉन्ड CH3। अगला जो दिया गया है, कह रहा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कर रहा है CH3। देखिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ये आईयूपीएसी पूछता है आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बार बार कमेंट करिए कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, हम गारंटी देते हैं पूरी सॉल्यूशन को हम तैयारी करवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछता है, ये बहुत ही बार पूछता है। जैसे बिरंजक चूर, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो होते हैं ना, इसमें धावन सोडा, खाने का सोडा ना, ये सब उसमें वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को दे दिया। करे प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि व गुणधर्म बताइए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप पछताओगे, ठीक है। कह रहा अथवा अगर ये नहीं आ रहा है, कह रहा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कह रहा है 2 नंबर में दिया गया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला नंबर ख में कह रहा है हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, उदाहरण दीजिएगा, ये 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला कह रहा है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड ग के पास, ठीक है, देखते हैं खंड ग क्या कह रहा है। खंड ग कह रहा है, पहला जानते हैं कि हर खंड में जो स्टार्ट होता है वहां पर 2 to 3 to 4 to बहुविकल्पी देता है, बायोलॉजी इसमें 4 to देगा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग, करें अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, करें डिंबवाहिनी। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिनी, क्योंकि ये सब चीज़ क्या होते हैं, मादा में पाए जाते हैं, लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, ये बहुत बार पूछ चुका है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। कह रहा है ऑप्शन में क्या कह रहा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम, जल ईंधन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कोयला या पेट्रोलियम, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग नंबर क्या कह रहा है, पराग कोश में होते हैं। कह रहा है पराग कोश में क्या होते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद कर लीजिएगा आप लोग, आपको मैं बताया था, ठीक है। कह रहा है और प्रैक्टिकल के साथ बताया था, गुलहर का फूल लाकर आप लोगों को हम दिखाया था और समझाया भी था। देखो बाह्य दलपुंज क्या होता है, इसका अंडाशय क्या होता है, परागकण क्या होता है, इसमें से मतलब जो भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताया, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। कह रहा है बाह्य दलपुंज, अंडाशय, परागकण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए कह रहा है आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्या कह रहा है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि प्रकाश संश्लेषित करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम बोल देंगे ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है, ये सभी, यानी कि सब जरूरत होता है, ठीक है। देखिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कह रहा है पुमंग एवं जयांग में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसको देखिए हम पढ़ाए थे, ठीक है, पुमंग एवं जयांग में अंतर, ठीक है। आ जाइए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है द्विखंडन और बहुखंडन
से किस प्रकार भिन्न है। कह रहा है जो द्विखंडन है वो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को अगर ये चीज़ क्वेश्चन का अगर आंसर मिलने में काफ़ी टाइम लग रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो याद करना कि आप हमको कमेंट बॉक्स में करिए, सर इसका सॉल्यूशन चाहिए, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे जितना ज़्यादा जितना जल्दी कमेंट करेंगे, याद करना हम उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला नंबर ग क्या कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उनके उत्पादक क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या था 10 था। आ जाइए 11वें नंबर पर आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 11वें नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है जीन किसे कहते हैं। क्या है भैया जीन, ये अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक अनुवांशिकता लेसन से है। ये कह रहा है कि जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 4 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, और कह रहे हैं लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर है, लेकिन क्या है देखो आगे ऑप्शन में मैं देखो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दिया था कि पौधों तथा जंतुओं में देख लीजिएगा। ठीक है, पौधों में पूछ सकता है और जंतुओं में पूछ सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दोनों लिख दिया था। ठीक है, चलिए ये 2 में से एक लिखना था। आइए ख नंबर, ख में भी 2 देगा, इसमें 1 लिखना है। पहला क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या कह रहा है, अथवा कह रहा है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में यह कार्य पौधों में किस विधि से लाभ होता है, किस विधि से क्या लाभ होता है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कायिक जनन किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है और कायिक प्रवर्धन भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने देखो ऊपर प्रवर्धन भी लिख दिया था। ठीक है, इसलिए दो को दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखो, जो 12वां क्वेश्चन है लास्ट, ये जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अथवा करके दोहरा दिया होगा। पहला कह रहा है जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि में होने वाली हानियां तथा बचाव का संक्षिप्त में वर्णन करिए। ये जनसंख्या से विस्फोट से रिलेटेड यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए अथवा अगर ये नहीं आ रहा, अगला कार्य है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए ये 7 नंबर, इसलिए आपको इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए अगर आप जितना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, खंड क हो चाहे खंड क हो चाहे खंड ख हो चाहे खंड ग हो, अगर आप तीनों तैयारी कर लेते हैं, याद करना कि 80 से 85% बच जाएगा। और चांसेस याद करना 80 से ये कितना होगा, 85 होगा। कितना होगा, 80 से 85। ये बच्चा इसको हल्के मत लीजिएगा और ज़बरदस्त तैयारी करिएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, बार कमेंट करिए कि सर मुझे सोल्यूशन चाहिए, जाके हम जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। ठीक है, और सोल्यूशन जैसे प्रोवाइड करेंगे उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करना कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम के एक दिन पहले दिन में या नाइट में हम कुछ मतलब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो बोर्ड में फिक्स आएगा। मतलब मान लीजिएगा 7 क्वेश्चन मान लेते हैं हम ऐसे देंगे जो बोर्ड में फिक्स आएगा। ये मेरी गारंटी है, वो आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।